लिखिए अगला चैप्टर लिखिए तो एनालॉजी सादृश्यता। अगला जो चैप्टर है वो है एनालॉजी मतलब सादृश्यता। लिखेंगे सादृश्यता। एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी मान के चलिए आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम एनालॉजी सादृश्यता से भी 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी मिलेगा आपको। रीजनिंग का ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सीजीपीएससी का थोड़ा पसंदीदा भी चैप्टर रहा है ये, क्योंकि सीजीपीएससी का आप एग्जाम्स उठा के देखेंगे जहां पे अच्छे लेवल के पेपर आए हैं वहां पे एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। 3-3, 4-4 प्रश्न। आप एसीएफ का ही देख लीजिए पेपर, सीजीपीएससी प्री के 20, 21, 22 के पेपर्स देखिए, आपको एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या चैप्टर है ये, पहले तो प्रश्न के पैटर्न को समझा रहा हूं मैं कि चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहले तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझा रहा हूं। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 टाइप के। तो 4 टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो क्वेश्चन के पैटर्न को पहले समझा रहा हूं मैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। एनालॉजी का मतलब, सादृश्यता का मतलब होता है समानता, सिमिलैरिटी। समानता यानी सिमिलैरिटी बोलते हैं इसको। एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी, सादृश्यता का मतलब होता है समानता। 4 टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। अब ये 4 टाइप के जो प्रश्न हैं इनमें क्या क्या प्रश्न का टाइप रहेगा देखते हैं। पहला जो टाइप होगा प्रश्न का, पूरे चैप्टर को पहले एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं मैं कि चैप्टर में क्या चलने वाला है। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित मतलब वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन देखेंगे, वर्ड्स पे। अब ये जो है पूरा पूरा जीके जीएस जितना आपका अच्छा रहेगा उसी पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा टाइप। जीके जीएस आपका जितना अच्छा है उतना अच्छा रहेगा आपका पहला वाला जो टाइप रहेगा, शब्दों पर आधारित प्रश्न। जीके जीएस ही तो है ये पूरा। जितना स्ट्रांग रहेगा आपका जीके, कहने का मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले तो वो समझ लो। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी बताया है कि मान लो यहां पे अगर मैं लिखता हूं मध्य प्रदेश, यहां पे लिखता हूं मैं भोपाल, ऐसा चिन्ह बना के, यहां पे ऐसा चिन्ह बना के लिखता हूं मैं उत्तर प्रदेश, अब यहां पे लिखता हूं मैं क्वेश्चन मार्क। प्रश्न के पैटर्न को समझो। शब्दों पर आधारित प्रश्न, वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहां लिख दिया मध्य प्रदेश, यहां भोपाल, यहां उत्तर प्रदेश, यहां क्वेश्चन मार्क। ये जो चिन्ह है ये कहलाता है सादृश्यता का चिन्ह। सादृश्यता इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता। इस चिन्ह को बोलते हैं आप सादृश्यता मतलब सिमिलैरिटी का चिन्ह। ये क्या बोलता है, ये चिन्ह क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स में जो सिमिलैरिटी है ना, लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स में जो रिलेशन है वही रिलेशन कैसा होना चाहिए, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स में जो रिलेशन है वही रिलेशन राइट हैंड साइड के वर्ड्स में होना चाहिए। मतलब ये चिन्ह बता रहा है सादृश्यता को, एनालॉजी को। कहने का मतलब समानता या सिमिलैरिटी को ये बोल रहा है कि दोनों साइड क्या है, सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे है, तो मध्य प्रदेश का रिलेशन भोपाल से जिस प्रकार है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का रिलेशन किससे होगा। जिस प्रकार पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न बनेगा यहां पर। तो ये चिन्ह कहलाता है सादृश्यता का या एनालॉजी का चिन्ह, जो कि दोनों साइड सिमिलैरिटी को दर्शाएगा कि मध्य प्रदेश और भोपाल में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध उत्तर प्रदेश का किसके साथ होगा। तो इसमें तो पूरा जीके का काम है, इसमें तो कोई ऐसा रीजनिंग कोई ऐसा मैथ्स लगेगा नहीं। आपको अब संबंध पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का क्या है, ये कैपिटल है, राजधानी है भोपाल। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, किस किस वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझना। कितना जीके जीएस आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो प्रश्न पीएससी पूछा है ज्यादातर वो प्रश्न पूछा है जनरली राज्यों की राजधानी को लेकर के। राज्यों की राजधानी मतलब जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी को लेकर के प्रश्न बने हैं। उसके अलावा
इंपॉर्टेंट देश जो हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, उनकी भी राजधानी आपको देखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं, आसपास की जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो और इंपॉर्टेंट देश हैं, उनकी राजधानी को भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देशों की मुद्राएं, मुद्रा करेंसीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण देशों की मुद्राएं पता होनी चाहिए आपको। इस पे पीएससी बहुत प्रश्न पूछा है। कुछ इंपॉर्टेंट देशों की मुद्राएं एकदम आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रिलेशन ही नहीं पता लग रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये मुद्रा लिखा है, इस देश की मुद्रा है, ये रिलेशन ही नहीं पता है आपको, तो आप इस प्रश्न को बना ही नहीं पाओगे फिर। और इस देश की मुद्रा ये है, इतने से ही काम नहीं चलेगा। इस देश की मुद्रा आपको पता भी होनी चाहिए फिर क्या होती है। समझ आ रहा हो? क्योंकि ऑप्शन में 4 मुद्राएं ही दी रहेंगी अलग अलग देशों की। तो यहां पे मैं कोई देश लिख दिया और यहां पर उस देश की मुद्रा लिख दिया, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये मुद्रा है और इस देश की मुद्रा ये है। चलो ये ठीक है, लेकिन इस देश की मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तभी तो ऑप्शन टिक कर पाओगे आप। अब सीजीपीएससी में तो चलो ये मैटर नहीं करता है, जो सीसेट का पेपर होता है, सीजीपीएससी प्री में जो पेपर सेकंड है सीसेट का, उसमें तो चलो मैटर नहीं करता सर, मैं क्यों रटूं उसको, क्वालिफाई करना है, 66-40 लाना है, छोड़ दूंगा सर अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो। लेकिन यहाँ पे तो मतलब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे मेरिट में नंबर जुड़ रहा है इसका। मैं जनरली पीएससी में बच्चों को बोलता हूं कि ऐसे पूरा जीके रटने मत बैठना कि अलग अलग देशों की मुद्राओं को आप याद करने बैठे हैं। रेलवे का पेपर देंगे, बैंकिंग का देंगे, एसएससी का देंगे, वहां पे तो जीएस के सेक्शन में ही आपको पढ़ना पड़ता है। अलग अलग देशों की राजधानियां, अलग अलग देशों की मुद्राएं, ये पूरा वैसे ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन सीजीपीएससी जनरली ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि इस देश की राजधानी बताओ क्या है, इस देश की मुद्रा बताओ क्या है, जीएस में नहीं पूछता है। लेकिन सीसेट के ये वाले सेक्शन में, एप्टीट्यूड टेस्ट के ये वाले सेक्शन में आ जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो देशों की राजधानियां, देशों की मुद्राएं, इनको लेकर के प्रश्न जनरली बनते हैं। देशों की राजधानियां, देशों की मुद्राएं, इनको लेकर के प्रश्न बनते ही हैं। तो ये आपको मैं नोट्स दूंगा, आज ही दूंगा इसका नोट्स पूरा, जिसमें मेन मेन देशों की राजधानियां लिखी होंगी, उनकी मुद्राएं, करेंसीज लिखी होंगी। और कैसे प्रश्न बन सकते हैं पहले वाले वैरायटी में, तो और प्रश्न कैसे बनेंगे देखो, तो और ऐसे प्रश्न बन जाएंगे जैसे जो भौतिक राशियां फिजिक्स में आप पढ़े हैं, उनकी यूनिट्स को लेकर के प्रश्न बनते हैं, उनकी यूनिट्स को लेकर के। जैसे यहाँ पे कोई भौतिक राशि दे देगा और उसकी यूनिट दे देगा, यहाँ पे दूसरी भौतिक राशि देकर के उसका यूनिट आपको बताना होगा। जैसे द्रव्यमान, उसका यूनिट क्या होता है, लंबाई, लेंथ का क्या होता है, स्पीड, चाल का क्या होता है। समझ आ रहा है? इन सभी के यूनिट्स पे थोड़ा सा काम करना होगा आपको, उससे भी यहाँ पे प्रश्न बन जाते हैं। और जो यंत्र वगैरह पढ़े होंगे, जो यंत्र वगैरह होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे भूकंप मापने के लिए यंत्र होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफ बोलते हैं ना, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, हाइट मापने के लिए क्या होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या होता है। समझ आ रहा है? ऐसे अलग अलग यंत्रों को लेकर के प्रश्न बहुत बने हैं। ये यंत्र इस काम के आता है तो ये यंत्र किस काम के लिए आएगा, ऐसे प्रश्न। तो यंत्रों को लेकर के, अलग अलग भौतिक राशियों की इकाइयों को लेकर के, यूनिट्स को लेकर के, ये जो देशों की मुद्राएं, देशों की राजधानियों को लेकर के प्रश्न का देखो कोई लिमिट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है पीएससी में जो पूछे गए हैं, जिनकी संभावना है पूछे जाने की, वो बता रहा हूं मैं। बाकी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पूरा जीके जीएस का ही रोल है यहाँ पे। तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका एक नोट्स मैं आपको दे दूंगा। स्पोर्ट्स जो होते हैं, अलग अलग खेल किस मैदान में खेले जाते हैं, उनको लेकर के प्रश्न बन जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का वैरायटी बहुत है यहाँ पे। तो पूरा जनरल नॉलेज का खेल है ये। जनरल नॉलेज आपका जितना ठीक रहेगा, ये वाला वैरायटी बनने का उतना संभावना है आपका। तो इसका एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं। इसमें बताने को मेरे लायक कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें तो जीके जीएस का ही रोल है पूरा। बस मैं ये बता रहा हूं कि ये साइन जो है, ये चिन्ह है सादृश्यता का, मतलब एनालॉजी का। ये बताता है कि दोनों साइड सिमिलैरिटी होना चाहिए, मतलब पहले वर्ड का रिलेशन दूसरे वर्ड से जिस प्रकार है, वैसे ही तीसरे वर्ड का रिलेशन किससे होगा, ये पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, आज ही क्लास के बाद दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी तो आपका जनरल नॉलेज ठीक ही है, सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप जनरल नॉलेज तो आपका ठीक रहेगा ही। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे।
दूसरा जो वैरायटी बनेगा, इस पे अपन को बहुत सारा काम करना है। शब्दों पर आधारित प्रश्नों के बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्न, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, तो बताया हूं 5 का रिलेशन 7 से है तो 9 का रिलेशन किससे होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इनको बोलेंगे नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, नंबर्स पे बेस्ड। थोड़ा सा बढ़ा कैसे रहा है आजकल चीजों को, ऐसा कर दिया है आजकल, ऐसा पूरा दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से चीजें दे रहा है, ये देखिए ऐसा आजकल दे रहा है, इस प्रकार से चीजें आजकल दे रहा है, ऐसा बढ़ा दिया है। 5 और 7 का संबंध जैसा है 8 और 10 का भी वैसा ही होना चाहिए, दोनों रिलेशन सेम होना चाहिए। जिस प्रकार 5 का संबंध 7 से है वैसा ही 8 का संबंध 10 से होगा, वही संबंध आप 9 के साथ लगा करके आंसर निकालेंगे। थोड़ा बढ़ा दे रहा है, समझ आ रहा है। जनरली आप देखेंगे तो ऐसा रहता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों के पेपर को देखेंगे तो ऐसा 2 में सेम रिलेशन आपको फाइंड करना है, वही रिलेशन यहां पे अप्लाई करना है, ऐसा आ रहा है। तो यहां पे स्टेप्स बताऊंगा मैं, क्या स्टेप्स रहेंगे आपके, इसी पे तो मेन काम करना है अपन को, यहीं पे तो मशक्कत है पूरी, नंबर्स पे बेस्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले भी बोला हूं कि 5 में 2 जोड़ने पे 7 आएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 आंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझ आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगता तो फिर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल जाते, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये टॉपिक खत्म ही हो जाता नंबर्स वाला तो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो ऐड करने पे नंबर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर आ ही जाएगा, तो फिर पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये टॉपिक वैसे ही खत्म हो जाता है आपका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि 5 में 2 जोड़ने पे 7 तो 9 में 2 जोड़ने पे 11। यहां पे मैंने रिलेशन क्या लगाया है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 के डिजिट्स का टोटल कितना 7, तो आप क्या बोलते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 के डिजिट्स का टोटल कितना 9, तो यहां पे आंसर क्या बैठता 9 बैठता। समझ आ रहा है। तो वो आप कैसे सोच पाएंगे उसका अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, जैसे सीरीज में आप सोच पाए वैसे ही यहां पे भी सोच पाएंगे, तो उसका अप्रोच आपको सिखाऊंगा मैं, आप सोच पाएंगे, उसका चिंता मत करिए कि हम कैसे सोचेंगे, उसका अप्रोच आपको बताऊंगा। अभी मैं पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ जानकारी आपको दे रहा हूं, किस चैप्टर में क्या क्या चलने वाला है। इसके बाद तीसरा जो वैरायटी होगा वो क्या होगा, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ये आपसे बनेगा ही, ये तो कोडिंग डिकोडिंग जैसा हो जाएगा। अक्षरों पर आधारित प्रश्न, लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, लेटर्स पे, ये तो पूरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया देखा जाए तो। कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो गया देखना, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा हो गया जैसे एल और एन का रिलेशन में दे दिया ओ और एम से, और पूछ लिया एग्जाम्पल के लिए बी और एच का रिलेशन किससे होगा। ये तो कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा पूरा, ये काम तो बोलेंगे बन जाएगा सर, इसमें क्या ही है। एल और एन का संबंध जिस प्रकार ओ और एम से है, उसी प्रकार बी और एच का संबंध किससे होगा, तो आप बोलेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो गया। कैसे हो गया सर, एल और एन को क्या लिखा जाता है ओ और एम, तो बी और एच को क्या लिखा जाएगा, वैसा भी तो रीड कर सकते हैं इसको। किसी कूट भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एल और एन को क्या लिखा जाता है ओ एम, तो बी एच को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ लिया। तो ये तो पूरा का पूरा देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग ही हो गया है। तो यहां पे तो आपको दिख ही रहा है, एल का क्या है अपोजिट, एन का क्या है अपोजिट, तो बी का अपोजिट क्या होगा जल्दी से बोलो वाई, एच का अपोजिट क्या होगा, आंसर क्या वाई एस हो गया। ये तो पूरा बनेगा आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा, बोला हूं मैं, ये तो पूरा कॉम्प्लीमेंट्री के जैसा है। समझ आ रहा है, आप पहले भी जो पढ़ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग, पहले जो पढ़ चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला, पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। तो अक्षरों पर आधारित प्रश्न जो है, ये जैसे सीरीज में आपने बोला कि बनेगा ही, कुछ भी आ जाए, वैसे ही ये एनालॉजी में भी आपसे बनेगा ही। तो ये सेक्शन आपका मान के चलो कंप्लीट है, आपसे बनेगा, इसका टेंशन नहीं होगा आपको। लास्ट जो इसमें टॉपिक आएगा उसको बोलते हैं समूह सादृश्यता। चौथा जो है इसको अलग से पूरा बता रहा हूं मैं, समूह सादृश्यता, ग्रुप एनालॉजी बोलते हैं इसको, ग्रुप एनालॉजी।
ये क्या होता है? समूह सादृश्यता क्या होता है? समूह सादृश्यता में आपको एक ऐसा सेट देगा, संख्याओं का एक ऐसा सेट दे देगा, एक ऐसा सेट देगा, समुच्चय देगा जिसमें 3 संख्याएं लिख देगा। अब इन तीनों में एक मैनर में रिलेशन आपको बनाना होगा, इन तीनों में एक रिलेशन फाइंड करना होगा, इन तीनों में एक संबंध बनाना होगा, एक एप्रोप्रिएट संबंध आपको तीनों में बनाना होगा। वैसा ही सेम टू सेम संबंध, वैसा ही सेम टू सेम संबंध दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की 3 संख्याओं में बनेगा? सेम वैसा ही संबंध, एक एप्रोप्रिएट संबंध आप 3, 4, 5 में बनाएंगे। सेम वैसा ही संबंध दिए गए ऑप्शन के कौन सी 3 संख्याओं में बन रहा है? जैसे यहां पे 3, 4, 5 में क्या संबंध बना सकते हो? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू क्या होता है? 5 का वर्ग। ये संबंध बना रहा हूं मैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो 3, 4, 5 में एक एप्रोप्रिएट संबंध ऐसा बना सकता हूं। समझ आ रहा है? 3, 4, 5 में एक मेरे को मैनर में अगर संबंध बनाना है तो वो संबंध कैसा बनाऊंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 5 का स्क्वायर होता है ना, ये 9 प्लस 16 25 होता है, जो कि 25 की इक्वल है। अब वैसा ही सेम संबंध कि पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर को ऐड करूंगा तो तीसरे का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन के 3 संख्याओं में बन रहा है? ये 4 वैरायटी के प्रश्न है। यहां पे थोड़ा मशक्कत लगेगा आपको। मेन मेहनत जो लगेगा आपका वो है सेकंड और फोर्थ वैरायटी में। सेकंड और फोर्थ वैरायटी के क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। थर्ड एकदम आसान है, वो एकदम ऐसा है कि वो खत्म कर देंगे आप जब चाहें उसको तब, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग है वो। और कोडिंग डिकोडिंग में इतना लंबा काम कर चुके हैं, चौथा चैप्टर आए हैं अपन। इस चौथे चैप्टर से पहले 3 चैप्टर जो पढ़े हैं उन तीनों में ऐसा काम कर चुके हैं अपन। एनालॉजी जो है इसमें 4 वैरायटी के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। तीसरा वैरायटी जो है ये कंप्लीट मान के चलिए आप, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। आपने शुरू में कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा पढ़ा, फिर अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा, उसके बाद श्रेणी मतलब सीरीज पढ़ा। उन तीनों ही चैप्टर में ऐसी संख्याओं का मतलब ऐसे लेटर्स का आप काम देख चुके हैं। अब ये तो और आसान है। आसान कैसे है? LN को OM लिखा जाता है तो BH को क्या लिखेंगे? एकदम सिंपल हो गया। नंबरिंग कर देते 12, 14, 15, 13, 2, 8। तो 12 को 15 मतलब 12 और 15 क्या है? अपोजिट। 14, 13 क्या है? अपोजिट। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 25। 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। ये बहुत आसान आने वाला है। ये दिक्कत मेहनत कहां पे आएगी? ये ग्रुप एनालॉजी में बहुत मेहनत आएगी और ये नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन में मेहनत आएगी। यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो जो बातें बोलूंगा उस पे ध्यान देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये नहीं कि आंसर आ गया, लॉजिक निकल गया, खत्म काम। लॉजिक निकल गया तो फिर लॉजिक सोचना कैसे स्टार्ट किए, कहां से अपन सोचना स्टार्ट किए, नंबर्स को देख के। जैसे सीरीज में आपने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, सीरीज को आपको पता होना चाहिए देख करके कि सीरीज कैसी है, तभी तो अपन चालू कर पाएंगे काम करना। तो वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से समझना, इसी पे काम चालू कर रहा हूं। इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें क्या ही पढ़ाऊंगा मैं, इसमें कुछ पढ़ाने लायक मेरे लायक है नहीं। अब इसमें प्रश्नों की संख्या अनंत है, समझ आ रहा है? ज्ञान भी अनंत है इसमें। ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि ये तो बनेगा ही मेरे से, कुछ भी दे दो आप। GS GK तो अनंत है, कुछ भी पूछ लेगा। लेकिन जनरली जो प्रश्न पूछता है ना, उसका एक नोट्स आपको आज ही दूंगा मैं 4-5 पेज का, उसको रीड कर लीजिएगा। इस पे मेहनत करनी है अपन को और इस पे मेहनत करनी है। चलिए लिखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न 2 से 3 कम से कम आएंगे। ध्यान से समझिए इस बात को, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएगा। समझ आया ना प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहेगा? प्रश्नों के पैटर्न को एक चैप्टर का कहानी बता दिया हो ताकि दिमाग में ये रहे कि क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये देखने हैं अपन को। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखवाया था, याद करो पूरा। सीरीज में जो बेसिक इंफॉर्मेशंस लिखवाया था वही बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको ध्यान में रखनी है।
तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा, सीरीज में लिखवा दिया था, स्क्वायर लिखवाया था, स्क्वायर के आजू बाजू के डेटा, क्यूब, क्यूब के आजू बाजू के डेटा, याद आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना, वही सब चीजें वापस से यूज में आएंगी। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, नंबर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, वही सारी जानकारी यहां पे आपको ध्यान में लानी है। थोड़ा अप्रोच को समझो, अब क्या अप्रोच बनाना है आपको। पहली बात तो ये कि अगर मैंने ये प्रश्न आपको दिया, पहली बात तो ऐसे किसी भी प्रश्न में मत सोचना कि इसमें ये जोड़ने पर ये आएगा तो इसमें उतना ही जोड़ूंगा, ऐसा सोचना ही नहीं है, प्रतिबंधित है ऐसा सोचना ही। डायरेक्ट ऐसा जोड़ना घटाना नहीं है, पहला काम जो नहीं करना है आपको, किसी भी प्रश्न में नहीं करना है, समझ आ रहा है। ऐसा काम तो करना ही मत कि सर 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आएगा, ऐसा सोचना ही प्रतिबंधित है। डायरेक्ट ना तो एडिशन होगा ना तो सब्ट्रैक्शन होगा, डायरेक्ट जोड़ना घटाना संभव ही नहीं है, ये करना ही नहीं है आपको। पहली बात तो कि डायरेक्ट ये जोड़ने पर ये, डायरेक्ट ये घटाने पे ये, ऐसा करना ही नहीं है। डायरेक्ट नहीं होगा जोड़ना घटाना, होगा जोड़ना घटाना लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट बोलने का मतलब सीधे कि 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, डायरेक्ट नहीं करना है। 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, ये डायरेक्ट नहीं करना है आपको। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के चांसेस भी नहीं के बराबर हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे, नहीं के बराबर रहेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का चांसेस भी कम रहेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का मतलब कि 5 है तो 5 में 2 का गुणा करने पर क्या आ गया, 10, इसका संभावना भी बहुत कम रहेगा, बहुत कम रहेगा कि 5 में इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा, इसका संभावना नहीं के बराबर रहेगा। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का संभावना भी बहुत कम, नहीं के बराबर रहेगा। ये तो होना ही नहीं है, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट का मतलब इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर यही आ गया, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेकिन उसको मर्ज करके कैसे, मल्टीप्लाई के साथ क्या हो गया, एडिशन, मल्टीप्लाई के साथ क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के साथ क्या हो गया, एडिशन, डिवीजन के साथ क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, ऐसा चलेगा। समझ आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन अकेला नहीं यूज होगा, एडिशन तो होगा ही नहीं अकेले यूज, सब्ट्रैक्शन तो अकेले यूज होगा ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन यूज होगा लेकिन अकेले एकदम सेपरेट नहीं होगा कि इसमें सीधे मल्टीप्लाई करने पर यही आ गया, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन यूज होगा लेकिन साथ में उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन भी यूज होगा, जैसे 4 का गुणा करके 6 जोड़ा, ऐसा कुछ। समझ आ रहा, 4 का गुणा करके 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, ऐसा कुछ। 4 का गुणा करके 3 घटाया, 5 घटाया, ऐसा कुछ। डिवाइड करके 2 जोड़ा, डिवाइड करके 2 घटाया, ऐसा कुछ मर्ज होके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगेगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से क्वेश्चन आए हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाना है लेकिन सेपरेट नहीं लगाना है, मर्ज करके लगाना है कि 4 का मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा, ऐसा। अब उस 3 के पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे अपन, समझ आ रहा है। 4 का मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ा तो उस 10 के पीछे का लॉजिक अपन ढूंढेंगे कि ये वाले संख्या से, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाले संख्या से मुझे ये वाला संख्या लाना है। अब आपने निश्चित कर लिया कि मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई किया किसका, मान लो 5 का, और कितना जोड़ा, एग्जांपल के लिए कितना जोड़ा, 10 जोड़ा मान लो। तो इस 10 के पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे, 10 का संबंध इससे क्या बन रहा है, ये जो 10 जोड़े हैं ना सर, इस 10 का संबंध इससे क्या बन रहा है, तो हो सकता है इसका क्या हो, आधा हो सकता है इसका क्या हो, डबल हो, ऐसा कुछ चलेगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा मिक्स चलेगा, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट जोड़ना घटाना तो एकदम प्रतिबंधित है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सोचना है लेकिन एकदम डायरेक्ट होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लेना, डायरेक्ट होगा ही नहीं। ऐसा कोई प्रश्न आएगा ही नहीं जिसमें डायरेक्ट इतना 2 का मल्टीप्लाई किया मिल गया मुझे, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा लेकिन मर्ज होकर के होगा, मल्टीप्लाई किया फिर इतना जोड़ा, मल्टीप्लाई किया इतना घटाया, डिवाइड किया इतना जोड़ा, डिवाइड किया इतना घटाया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकिन मर्ज होकर, मल्टीप्लिकेशन के साथ आया, डिवीजन के साथ आ रहा है। क्लियर हो पा रहा है। अब इसका एक प्रायोरिटी लिस्ट बनता है, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले क्या सोचना है फिर क्या सोचना है वो बता रहा हूं आपको।
ऐसा नहीं कि यही होगा, फिर भी सबसे पहले आप देखना लॉजिक किसका, अभाज्य संख्या का, कहने का मतलब प्राइम नंबर्स का। सबसे पहले आप लॉजिक ढूंढना प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक लग रहा है क्या, सबसे पहले आप देखना कि अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक लग रहा है क्या। अभाज्य संख्या का लॉजिक अगर लग रहा है तो लगा दीजिए, नहीं लग रहा है, सबसे ज्यादा जो संभावना है सीजीपीएससी के क्वेश्चंस में 90% संभावना मान के चलिए जो प्रश्न आएंगे वो किससे बनेंगे, वर्ग और घन से, स्क्वायर एंड क्यूब से। स्क्वायर एंड क्यूब तो सोच ही लेना, इसको तो छोड़ना ही मत। 90% संभावना है कि क्वेश्चंस जो बनेंगे वो स्क्वायर एंड क्यूब से बनेंगे। स्क्वायर करके इतना जोड़ा, इतना घटाया, घन करके इतना जोड़ा, इतना घटाया, ये सब बहुत चलने वाला है। स्क्वायर के जस्ट आजू बाजू के डेटा दिखने चाहिए, क्यूब के जस्ट आजू बाजू के डेटा दिखने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां लिख दिया 6 और इसका रिलेशन बोल दिया मैं एग्जांपल के लिए 222 से, मान लीजिए, तो जैसे ही मैं 6 बोला तो आपके दिमाग में 36 और 216 तो अपने आप आ जाना चाहिए। 6 लिखा हुआ दिखा तो 36 और 216 भी अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए आपको। क्यूब कितने तक के बोला, कम से कम 11 तक के क्यूब आपको एकदम रटे होने चाहिए, लिखवा चुका हूं। और कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, ये भी लिखवा चुका हूं, 25 तक के स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने 6 बोला ना, यहां पे मुझे क्या दिखाई दिया, 6। जैसे ही मुझे 6 दिखाई दिया तो 36 अपने आप आ जाना चाहिए दिमाग में। ये नहीं कि सोचना पड़ रहा है 6 का स्क्वायर 36। 6 बोला तो 36 अपने आप आ जाना चाहिए, 216 भी अपने आप आ जाना चाहिए। और आपको दिखेगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 का संबंध 222 से करना है मुझे, तो 6 दिखा तो यहां पे व्यवहारिक काम क्या है, वो 6 का क्यूब करा सकता है आपसे। 6 का क्यूब वो करा सकता है, क्योंकि 6 क्या है, छोटा डेटा, तो वो 6 के क्यूब में आपसे काम करा सकता है। लेकिन मान लो यहां पर 6 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, मान लो एग्जांपल के लिए 36 लिख दिया, या मान लो एग्जांपल के लिए 43 लिख दिया। 43 का संबंध मान लो मैंने बोल दिया 534 से है, मान लो 43 का संबंध मान लो, या 43 के जगह मान लो मैंने कितना लिख दिया, 93 लिख दिया। चलो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 93। ध्यान से समझना इन बातों को। 43 का संबंध या 93 लिख दिया मैंने, 93 का संबंध किससे ढूंढना है, 534 से। यहां पे मैंने बोला 6 का संबंध ढूंढो 222 से, और यहां मैंने बोला 93 का संबंध ढूंढो 534 से। क्या 93 का स्क्वायर कराएगा आपसे, वो नहीं कराएगा, व्यवहारिक ही नहीं है वो, तो सोचना ही नहीं है। फिर क्या 93 का क्यूब कराएगा आपसे, नहीं कराएगा। 93 का स्क्वायर आप खुद सोचो कितना आगे निकल जाएगा वो, समझ आ रहा है। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, तो 93 का स्क्वायर सोचो कितना आगे निकल जाएगा वो। तो 93 अगर है यहां पे, 93 से मुझे 534 का एक रिलेशन बनाना है। पहली बात, इसमें ये जोड़ूंगा वो तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ने वाला काम तो करना ही नहीं है। दूसरी बात, स्क्वायर व्यवहारिक नहीं है सोचना सर, 93 का स्क्वायर किसी को याद नहीं होता, और जो याद नहीं होता पढ़ने वाले बच्चों को वो काम व्यवहारिक भी नहीं है, देखा जाए तो। समझ आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को भी याद नहीं है तो व्यवहारिक नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, इसलिए जोड़ दिया हूं मैं। जिसका स्क्वायर पढ़ने वाले बच्चों को याद नहीं है, मान के चलो वो व्यवहारिक काम नहीं है, वो कराएगा ही नहीं आपसे। अब ऐसा नहीं कि मेरे को तो याद नहीं है सर 6 का भी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर भी व्यवहारिक नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रहता है, कम से कम 11-12 तक का क्यूब याद रहता है। तो 93 का स्क्वायर वो नहीं कराएगा आपसे, व्यवहारिक काम नहीं है ये। जबकि यहां पे क्या था, 6 से क्या लाना है, 222, तो 6 का वो वर्ग भी करा सकता है और घन भी करा सकता है। समझ आ रहा, सोचने का दायरा कैसा रहेगा। यहां 6 है तो वो 6 का स्क्वायर भी करा सकता है, क्यूब भी। तो 6 अगर दिखा तो 36 अपने आप दिमाग में आ गया, 216 अपने आप दिमाग में आ गया। 93 दिखा तो 93 का स्क्वायर सोचना भी नहीं है, क्यूब तो बहुत दूर की बात है, स्क्वायर ही नहीं सोचना है। तो फिर 93 से 534 कैसे लाऊंगा सर, मल्टीप्लाई करके, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा। समझ आ रहा, 93 से 534 कैसे लाऊंगा, मल्टीप्लाई करके लाऊंगा। किसका लमसम मल्टीप्लाई लगेगा देख लेंगे, 5 के आसपास लगेगा। डायरेक्ट तो पहुंचाएगा नहीं, कुछ जोड़ना पड़ेगा उसमें या कुछ घटाना पड़ेगा। क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा, उसका संबंध 93 से कुछ ना कुछ बन रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर बन रहा होगा। समझ आ रहा है अप्रोच क्या रहेगा। यहां पे 6 है तो 6 का क्यूब कराएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इसमें 222 लाने के लिए कितना जोड़ूंगा, 6। तो यहां पे संबंध क्या बन रहा है, 6 का क्यूब प्लस 6।
जो संख्या है उसका क्यूब करके उतना ही जोड़ो, क्या आ गया 222। तो छोटे डेटा में वो स्क्वायर भी करा सकता है, क्यूब भी करा सकता है। बड़े डेटा में, इस प्रकार के डेटा में ना तो स्क्वायर संभव है ना तो क्यूब संभव है। आप क्या करेंगे, सीधे इसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करूं जिससे मैं 534 में पहुंच जाऊं। समझ आ रहा है। दूसरी बात, मल्टीप्लाई करोगे 93 में लमसम किसका, 4 का, 5 का, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई वो ऐसी संख्या का भी नहीं कराएगा कि 93 में 27 का मल्टीप्लाई करो तब रिजल्ट के पास पहुंचोगे। इतना बड़ा संख्या का मल्टीप्लाई नहीं कराएगा वो, ये भी व्यवहारिक नहीं रहेगा। फिर मल्टीप्लाई जिस संख्या से करेंगे वो क्या होगा, जनरली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा रहेगा। समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि 93 में 27 का मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ मिल रहा है, 93 में 15 का मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ मिल रहा है, ये व्यवहारिक नहीं रहेगा। एकदम जो व्यवहारिक रहेगा वैसा सोचना, क्वेश्चंस बन जाएंगे। जबरन उठपटांग मत सोचना कि 93 दिया तो उसका स्क्वायर सोच के मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, सोचना ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है वो। छोटे डेटा में स्क्वायर और क्यूब दोनों व्यवहारिक है, बड़े डेटा में ना तो स्क्वायर व्यवहारिक है ना तो क्यूब, और मल्टीप्लाई भी सिंगल डिजिट में ही होगा। 4 का मल्टीप्लाई हो गया 5 का, 6 का, 7 का, ऐसा नहीं कि 27 का, 15 का, ऐसा मल्टीप्लाई व्यवहारिक नहीं रहेगा। फिर ऐसा सोचने का आपका तरीका होना चाहिए। तो पहले आप अभाज्य संख्या का लॉजिक सोचना, नहीं मिला अभाज्य संख्या का लॉजिक, मैक्सिमम संभावना क्या रहेगी, वर्ग और घन की, वर्ग और घन की। इसी के नीचे मैं एक और लिख दे रहा हूं, वर्गमूल घनमूल, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसका भी थोड़ा हो सकता है। तो मैक्सिमम संभावना जो रहेगी वो रहेगी वर्ग और घन की, मतलब स्क्वायर एंड क्यूब की मैक्सिमम संभावना। 90% तो मान के चलो जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्क्वायर एंड क्यूब से बन जाएंगे आपसे। उसके बाद संभावना वर्गमूल घनमूल की हो सकती है, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट की। लास्ट में जाके क्या आएगा, गुणा भाग जोड़ घटाओ। समझ आ रहा है। जोड़ घटाओ सेपरेट नहीं होगा, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर पहुंच जाएंगे। मल्टीप्लाई यूज होगा, बोल रहा हूं मैं, डिवीजन यूज होगा, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके इतना जोड़ा सर, मल्टीप्लाई करके इतना घटाया सर, ऐसा यूज होगा। क्यूब तो एकदम रटे होने चाहिए 11 तक के, स्क्वायर्स 25 तक के रटे होने चाहिए। अगर मैं 5 बोला तो आपके दिमाग में 25 और 125 साथ में आना चाहिए। अगर मैं 7 बोला तो आपके दिमाग में 49 और 343 साथ में आना चाहिए, साथ में। देर नहीं होनी चाहिए सोचने में। 7 दिखा लिखा हुआ बोर्ड में, 49 अपने आप दिखा, 343 अपने आप दिखा, 8 दिखा तो 64 अपने आप दिखा, 512 अपने आप दिखा, 7 दिखा तो 49 और 343, 8 दिखा तो 64 और 512, 9 दिखा तो 81 और 729, 6 दिखा तो 36 और 216, 5 दिखा तो 25 और 125, 4 दिखा तो 16 और 64, 3 दिखा तो 9 और 27, 2 दिखा तो 4 और 8। ऐसे वर्ग और क्यूब तो ऐसे छपने चाहिए दिमाग में आपके। छोटा संख्या है तो वर्ग क्यूब जनरली करो, क्या पता वर्ग करने के बाद अंकों को जोड़ दे, वर्ग करने के बाद अंकों को घटा दे, ऐसा कर सकता है। तो वर्ग और घन में थोड़ा मेहनत करना यार, वर्ग और घन में थोड़ा मेहनत, वर्ग और घन में करते रहना, दिमाग लगाना। ये तो व्यवहारिक नहीं है सर, वर्ग और घन तो यहां नहीं करूंगा, लेकिन ये व्यवहारिक है सर। यहां पे एक प्रश्न अगर मैं ऐसा लिखूं, ये देखिए ऐसा लिखूं, 5 का संबंध है 3 से, तो मैं लिख दिया 7 का संबंध किससे होगा, या मैं लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 8 का संबंध किससे होगा। जोड़ने घटाने का तो लॉजिक सोचना ही नहीं है। अभाज्य संख्या का लॉजिक सोचूंगा तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या का लॉजिक सोचूंगा तो 8 अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो मैक्सिमम संभावना क्या है, वर्ग घन, उसी में घुमाएगा। तो 5 दिखा तो क्या दिख गया, 25, 25 दिखा तो क्या दिख गया, 25 के अंकों का अंतर। समझ आ रहा है, दिखेगा वो, सोचने का तरीका बता रहा हूं। 5 दिखा तो 25 दिखा, 25 दिखा तो 3 दिखा। 3 क्या है, 25 के अंकों का अंतर। 25 के अंकों में कितने का अंतर है, 5 और 2 में अंतर कितना है, 3। तो 8 दिखा तो क्या 64, 64 के अंकों का अंतर कितना, 2। आंसर कितना, 2। क्योंकि आपको पहले से पता है सर, डायरेक्ट तो सोचूंगा नहीं कि 5 में 2 घटा देता हूं 3 आ गया, 8 में 2 घटाऊंगा 6 आ गया, ऐसा तो सोचना प्रतिबंधित है। अभाज्य संख्या का लॉजिक लग नहीं रहा है सर, इसमें प्राइम नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो फिर वर्ग और घन का लॉजिक बच रहा है मेरे सामने बस। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 3 आ जाए, ऐसा सोचना भी यहां पे व्यवहारिक नहीं है। तो बचा क्या, वर्ग और घन में ही घुमाएगा सब कुछ, आपको वर्ग और घन में घुमाएगा। समझ आ रहा है, तो वर्ग और घन में घूमिए। फिर 5 का वर्ग 25 दिखना चाहिए, 5 दिखा तो 5 का क्यूब 125 दिखना चाहिए आपको।
अब देखो 25 से 3 कुछ नजर आ रहा है क्या? 125 से 3 कुछ नजर आ रहा है क्या? तो 25 दिखा तो 3 अपने आप नजर आएगा, 25 दिखा तो 7 अपने आप नजर आएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है वो। तो समझाने वाली बातें जो है ना, वो जो बता रहा हूं ना, यही सब आपका क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी। चलो क्वेश्चन ट्राई करो। तो यही सब बातें हैं इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा। जो बातें बोल रहा हूं यही मेन है। सीजीपीएससी 2020 का एक प्रश्न लिखे तो बनेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितना दिमाग लगा पाते हैं। सीजीपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था यहां से, पहले उसी को लिखिए, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। लिखिए, एक पूरा क्वेश्चन लिखिए। तो पूरा नहीं लिखवाता, सुन लीजिए, बस ऐसा पूरा निर्देश दिया रहेगा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहली संख्या से दूसरी संख्या जुड़ी हुई है। इसको रेशियो प्रोपोर्शन मत घुसा देना यार, समझ आ रहा है? रेशियो प्रोपोर्शन मत घुसा देना। इधर एक्स मान लिए क्वेश्चन मार्क को, और रेशियो मतलब बटा होता है, प्रोपोर्शन मतलब बराबर होता है। ये तो पॉइंट में आ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं ऐसा, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े ना, वैसा करते हैं। देखो 5 का संबंध 7 से है तो 9 का किससे होगा, ये पूछा। वो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन है ये, तो इसको क्या मान लो, x। ये हो गया 5/7 बराबर कितना, 9/x। x का वैल्यू कितना, 63/5। ऑप्शन में है ही नहीं है। उसी में लगे हुए क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। समझ आ रहा है? लगता है ना देखने से कि रेशियो का ये चिन्ह है, ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है। रेशियो का मतलब बटा, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। इसीलिए बोल रहा हूं कि निर्देश वहां दिया रहेगा। नहीं भी दिया रहेगा तो ये मान के चलेंगे कि एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। निर्देश ऐसा दिया रहेगा, पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार है उसी प्रकार तीसरे का संबंध किससे होगा। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन मत लगाना। सीजीपीएससी 2020 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ठीक, बढ़िया बनेंगे क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएंगे। छोटे डेटा में व्यवहारिक क्या रहेगा, बड़े में क्या रहेगा, थोड़ा सोचेंगे तो बनेगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ रहेगा ये। बन गया ये? देखो 7 दिखा तो 49 दिख गया, 343 दिख गया। 343 दिखा तो 336 इसी के नजदीक दिखा मेरे को। ऐसा सोचना है। समझ आ रहा है? 7 दिखा तो 49 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो फिर दिक्कत है। 7 दिखा तो 343 दिखना चाहिए, तो 7 दिखा तो 49 दिख गया सर, दिमाग में अपने छप गया। 343 छपा, 343 छपा तो 336 अपने आप छप जाएगा। समझ पा रहे हो? तो 7 अगर दिखा, अच्छा 7 दिखा ना मेरे को, और 300 और 400 के बीच का कोई डेटा मुझे दिखा, तो मुझे सीधे कौन याद आता है, 343। ऐसा समझना है। 7 मुझे दिखाई दिया और उसके साथ में 300 या 400 के बीच का कोई डेटा ऐसा दिखाई दिया, तो मुझे सीधे याद आएगा कौन, मुझे याद आएगा कौन, 343। 7 का क्या होता है, क्यूब। तो 7 का क्यूब मुझे याद आया 343, लेकिन लाना कितना है, 336 ही लाना है। तो 343 है मेरे पास, 336 लाने के लिए 343 में कितना घटाना होगा, 4 और इधर का 3, 7। 7 घटाऊंगा तब जाके क्या आएगा, 336। यानी 7 से 336 लाने का रास्ता क्या है, 7 का क्यूब माइनस कितना, 7। समझ आ रहा है? तो यहां पे अपन कर देते हैं 11 का क्यूब माइनस 11। आप बोलेंगे 7 क्यों नहीं किए सर, दोनों में क्या पता 7 7 माइनस हो जाए। ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है, 11 का क्यूब माइनस 11।
ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉजिक क्या समझ आ रहा है, 7 का क्यूब -7 तो 11 का क्यूब -11, 11 का क्यूब कितना 13 31 -11 कितना 13 20। समझ आ रहा है, 7 था तो क्यूब करा लिया, व्यवहारिक था कराना। बनेगा? अगला क्वेश्चन लिखो। एट 496 क्वेश्चन मार्क 204 9 711। इन दोनों में सेम लॉजिक मिलेगा, वही लॉजिक को लगाएंगे इसमें आप। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए 6 5 11 13। फटाफट बनाइए ऑनलाइन वाले, बनेगा देखना। तो जैसे सीरीज के क्वेश्चन को लगा पाए ना, वैसे ही लगेंगे ये क्वेश्चंस भी। सब इंस्पेक्टर बैच वाले लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को, पूरे बच्चे लगा रहे हैं। बना? बाकी लोग सोचिए। क्या जोड़े हैं? देखो जोड़ना घटाना यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं होता, लेकिन वो मर्ज होके लिंक होके होता है, मर्ज होके किसी के साथ लिंक होके ऐसा होता है वो। ऐसा नहीं कि सेपरेट जोड़ना घटाना यूज होगा जोड़ना घटाना, लेकिन किसी न किसी के साथ ऐसा मर्ज होकर वर्ग करके उतना ही जोड़ा, क्यूब करके जोड़ा, गुणा करके जोड़ा, घटाया, ये सब होगा, लेकिन मर्ज होके होगा। हो गया? क्या लॉजिक समझ आ रहा है यहाँ पे? 9 दिखा और क्या दिखा 711, 9 दिखा और 711 दिखा। अब 9 दिखा तो मेरे को क्या दिख गया 81 और क्या दिख गया 729। तो 711 पहुंचने के लिए सबसे क्लोज रास्ता। अच्छा ये बताओ 9 में किसी का गुणा करके 711 लाना व्यवहारिक है क्या? नहीं है यार। 9 दहम क्या होता है 90, 9 दहम 90 होता है यार। 10 का गुणा करने पे तो 90 आएगा, 20 का गुणा करने पे 180 आएगा, 30 का गुणा करने पे 270 आएगा, 40 का गुणा करने पे 360। 711 लाने के लिए तो 9 में बहुत बड़ी संख्या का गुणा करना होगा, जो कि व्यवहारिक नहीं है। गुणा करने वाला डेटा सिंगल डिजिट का जनरली रहेगा, जनरली सिंगल डिजिट के आसपास का। सोचो कितनी बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा मुझे 9 में, तब जाके 711 के क्लोज पहुंचूंगा मैं। तो गुणा वाला लॉजिक तो सही नहीं बैठेगा सर यहाँ। और छोटी संख्या है 9, तो 9 का वर्ग 9 का क्यूब ये व्यवहारिक है सर। 9 का वर्ग 81 और 9 का क्यूब कितना 729। तो ज्यादा क्लोज कौन पहुंचाएगा 729। लेकिन लाना तो मुझे क्या है 711, जो है वही लाना है पहले तो 729 से 711 लाने के लिए मुझे कितना माइनस करना होगा 18, तब जाके क्या आएगा 711। अब इस 18 का लॉजिक अभी मत ढूंढो आप, 18 का लॉजिक अभी मत ढूंढो, 18 का लॉजिक अभी नहीं ढूंढेंगे। क्या पता इसमें भी कितना माइनस हो रहा हो 18। याद करो कोडिंग डिकोडिंग को, दो गिवन में दोनों में माइनस माइनस 18 हो रहा है, तो इसमें भी अपन कितना माइनस करेंगे 18। तो अभी 18 के पीछे का लॉजिक मत ढूंढो। अगर इसमें भी 18 ही माइनस हुआ क्यूब करके, तो इसमें भी क्या करेंगे 18 माइनस। तो देखो यहां पे 9 का क्यूब -18 हुआ, तब जाके मुझे मिला 711। तो वैसे ही पहले 8 में देख लेता हूं मैं, 8 का क्यूब कितना होता है 512। 496 लाने के लिए कितना माइनस करना होगा 4 और 12 कितना 16। यहां पे अलग माइनस हुआ, यहां पे क्या माइनस हुआ क्यूब करके 16 माइनस, यहां क्यूब करके 18 माइनस। तो ये 16 का संबंध 8 से खोजो, किसी और से तो खोजोगे नहीं यार, किससे खोजोगे 8 से। ये 18 का संबंध किससे खोजो 9 से, किसी और से तो खोजोगे नहीं ना, किससे खोजोगे 8 से ही खोजोगे, किससे खोजोगे 9 से। तो ये 16 8 का क्या है डबल, 18 9 का क्या है डबल, किसी और से तो खोजेंगे नहीं यार। ये 9 से 711 लाना है, तो 9 का क्यूब -18, तो ये 18 का संबंध 9 से 9 का डबल, 8 का क्यूब -16, ये 16 का संबंध 8 से 8 का क्या है डबल है। तो अब किसका क्यूब करके उसके डबल को घटाने पर 204 आएगा। दिख ही रहा है क्या होगा 6 का क्यूब करूंगा कितना आता है 216, और 6 का डबल 12 घटाऊंगा तो क्या आएगा 204। ये तो दिख रहा है मेरे को। इसके आसपास क्यूब किसका होता है 6 ही का होता है, ऐसे भी लगा सकते थे। बनेगा? सोच पा रहे हैं?
अगला क्वेश्चन लिखो, तो अगला थोड़ा अच्छा है, पीएससी का पूछा गया है, ये एसीएफ में आया था, लिखो एसीएफ में आया था ये। 92 का संबंध है 391 से, ये देखो। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप अपने से सोचना इसको, शुरू में सब समझा दिया हो। 56 का संबंध किससे होगा? 24 का संबंध 102 से है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वेरी गुड। आंसर बताएंगे बस, लॉजिक नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया, इससे में पूछा गया था, इससे ज्यादा टफ नहीं करेगा क्वेश्चन को, इसी रेंज के आसपास रहेगा क्वेश्चन। वही अप्रोच पूरा खेल करता है, अप्रोच ही नहीं पता है आपको सोचना क्या है कैसे, तो फिर ये सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आया 238? बाकी लोग बनाइए, आ रहा है क्या? 280 तो नहीं आएगा। नायडू जी नहीं, रोहित, अंकित, ऑनलाइन वाले 280 जिनका आ रहा है। अंकित सिन्हा आपका ठीक है, प्रशांत, शिखर, बहुत बढ़िया। पूजा सिन्हा, मनीषा, ठीक, बहुत बढ़िया। सोचो सोचो बाकी लोग। बोलो। 238 बना? आपका नहीं बना सामने? क्या सोच पा रहे हो? 92 से 391 लाने के लिए क्या करना होगा, बताइए क्या कर सकते हैं, क्या सोच पा रहे हैं? डायरेक्ट वर्ग तो करना नहीं होगा, 92 का वर्ग करके 391 में तो नहीं पहुंचेंगे आप। और 92 का वर्ग पहली बात व्यवहारिक नहीं है, दूसरी बात 92 का वर्ग बहुत बड़ा हो जाएगा, 8100 के आसपास का डेटा पहुंच जाएगा लमसम। तो 92 का वर्ग तो संभव नहीं है, हटा दिया उसको मैं। वर्ग हटाया तो घन तो सोचूंगा भी नहीं फिर।
स्क्वायर ही हटा दिया तो क्यूब तो मैं सोचूंगा ही नहीं। उसके बाद क्या बचा सोचने को? फिर जोड़ना तो है ही नहीं, पहले ही मना कर दिया हूं मैं। तो मल्टीप्लीकेशन बचा अपने पास में। प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट तो आएगा नहीं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े नंबर्स में जनरली प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट नहीं देगा। ऐसा थोड़ी कि पहले तो आप नंबर पहचानो कि वो प्राइम है कि नहीं फिर लगाओ, इतना तो काम नहीं कराएगा यार। समझ आ रहा है? प्रश्न की प्रकृति को पकड़ लेंगे ना तो प्रश्न बनने लगेंगे। ऐसा देख के लगता है अरे ये तो ये हो सकता है। रीजनिंग को एक बार समझ गए ना और प्रश्न पत्र सेट करने वाले की मानसिकता को समझ गए, क्वेश्चंस को पढ़ाने से ये हो जाता है कि वो समझ में आने लगता है कि अरे यार ये सेट क्या कर सकता है। ऐसा थोड़ी कराएगा कि पहले चेक करो 391 है कि नहीं प्राइम नंबर, उसके बाद लगाओ प्राइम नंबर का लॉजिक। तो 391 को प्राइम नंबर चेक करने के लिए पहले मैं मैथ्स लगा रहा हूं इसमें, इसके जस्ट आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर खोज रहा हूं, उसके पहले के सारे प्राइम नंबर्स निकाल रहा हूं, सबसे भाग देने बैठ गया हूं, नहीं गया तो प्राइम नंबर है तो अब लगाओ प्राइम नंबर का लॉजिक। इतना काम तो कराएगा नहीं। तो प्राइम नंबर का लॉजिक तो हट गया, स्क्वायर का लॉजिक लगेगा नहीं, डायरेक्ट जोड़ने मना किया हूं मैं। बचा क्या? मल्टीप्लीकेशन बचा है। तो 92 से 391 पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसका मल्टीप्लाई लमसम पहुंचाएगा 391 के नजदीक? 4 का। 5 बहुत आगे ले जाएगा, 4 मल्टीप्लाई जो करूंगा वो नजदीक लेके जाएगा, 3 बहुत पीछे छोड़ देगा मेरे को। 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना? 4 नमा 36, 368। लेकिन लाना क्या है? 391। 391 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है? 2 इधर और 21 उधर, कितना? 23। 23 जोड़ूंगा तब जाके कहां पहुंचेंगे? 391। 23 जोड़ूंगा तब जाके कहां पहुंचेंगे? 391। तो 92 से 391 लाने का तो मुझे एकमात्र यही रास्ता समझ आ रहा है एक बार फिलहाल के लिए, और होंगे क्या पता दूसरे, लेकिन फिलहाल तो यही संभावना लग रही है कि 92 का 4 में गुणा करके सर 23 जोड़ दो। अब 23 क्या है सर? छोड़ो उसको, अभी पहले उधर का तो निपटा लेते हैं अपन। 24 से 102 कैसे लाना है उसके बाद सोचेंगे 23 है कि कुछ और है। तो 24 से 102 लाने के लिए क्या करते हैं? 24 से 102 लाने के लिए भी 4 का ही मल्टीप्लाई लगेगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। यहां भी 4 का मल्टीप्लाई, यहां भी 4 का मल्टीप्लाई हो सकता है, सही जा रहा हूं सर मैं। तो 24 चौको कितना? 96। लेकिन लाना कितना है मुझे? 102। कितना जोड़ूंगा? 6। 102 आया। तो यहां पे मुझे समझ आ रहा सर, 4 का गुणा करके 23 जोड़ रहा हूं और यहां पे 4 का गुणा करके 6 जोड़ रहा हूं, मतलब 4 का गुणा तो यहां पर भी होने वाला है सर। ये समझ में आ गया मेरे को? 4 का गुणा तो यहां पर भी होने वाला है। अब ये जो 23 और ये 6 जो जोड़ा हूं ना, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हैं। और 23 का लॉजिक किससे निकालना पड़ेगा? 92 से, क्योंकि 92 से 391 लाए हैं तो ये 23 का लॉजिक 92 से ही आएगा। ये 6 का लॉजिक किससे आएगा? 24 से आएगा। तो 23 को देखे 92 को देखे तो 92 का 1/4 है 23, ऐसा दिमाग दौड़ा। और 24 का भी 1/4 क्या है? 6 है। समझ आ रहा है? 23 को देखेंगे 92 के बाद तो इतना तो दिमाग दौड़ेगा यार कि 22 का 1/4 क्या होता है? 23। 23 चौक को 92 होता है, तो 92 को 4 से भाग देने पे क्या आता है? 23। उसी प्रकार 24 को 4 से भाग देने पे क्या आता है? 6। इसका मतलब क्या करना है? 4 का गुणा करके इसका 1/4 क्या करना है? जोड़ना है। 56 का 1/4 कितना होगा? 14। 4 का गुणा करके 14 जोड़ दो। 4 का गुणा करिए, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और 2 22। 224 और 14 कितना हो गया? 238। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ आ रहा है? अप्रोच पे काम करेंगे ना तो प्रश्न बनेंगे। ऐसे प्रश्न ही आए हैं, एसीएफ का ही बोल रहा हूं ये प्रश्न। अब देखो ना अप्रोच कितना अलग हो गया। यहां पे आपका कुछ अलग सोचे, यहां कुछ अलग सोचे। डेटा पे पूरा डिपेंडेंसी चल रहा है। 8 था तो मेरा सोचने का तरीका अलग था, 9 था तो मेरा सोचने का तरीका अलग था, और 92 हो गया तो मेरा सोचने का तरीका बदल गया। तो डेटा को ध्यान में रख के ही सोचना पड़ेगा आपको। डेटा को ध्यान में रख के बनेगा। एक और ट्राई करो, चलो। ये भी एक और पूछा गया था। ये कौन सी एग्जाम का है? अच्छा, एसीएफ में लाइन से 3 प्रश्न आए थे यहां से। एक और लिखो तो ये भी एसीएफ का ही है। 17 का संबंध जिस प्रकार 867 से है, वैसा ही संबंध इनमें से किसका है? 11 343, 13 676, 21 879, 14 588।
17 का संबंध 867 से जैसा है वैसा ही संबंध किसमें मिल रहा है। मतलब 17 से आपको 867 लाना है, एक मैनर में लाना है। 17 से 867 लेके आइए, एक मैनर में लेके आइए। सोचिए 17 से 867 क्या व्यवहारिक है, वो करिए। क्या लगता है क्या काम करना व्यवहारिक चीज है? क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लॉजिक नहीं बताएंगे, बस आंसर बताएंगे जिसका भी आएगा। लॉजिक बता देंगे तो दूसरे सोच नहीं पाएंगे फिर। सोचो, 1 मिनट का समय लो। डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। ये पूरे जो डाउट्स हैं आप लोग के, पूरे मेरे फोन में भरे हुए हैं। ये मैं कल टाइम निकाल के दूंगा। देख रहे हो, ये पूरे आप लोग के डाउट्स हैं। ये पूरे एडीआई बैच के मैक्सिमम बच्चों के लग रहे हैं मेरे को। देख रहे हो, ये पूरा स्क्रॉल करते रहूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। वो इतने डाउट्स हैं। देखिए ये पूरे अनरीड मैसेजेस जो है ना, ये पूरे हैं डाउट्स। ये देखिए, ये पूरे मैं भेजूंगा कल आराम से यार, समय निकाल के। समय मिल नहीं पा रहा है, 9 घंटे क्लास हो गई है, फिर पेपर निकालो, वीडियो बनाओ, बहुत सारा काम हो गया, तो समय मिल नहीं पा रहा है। क्वेश्चन को देख ही नहीं पा रहा, वो देख के तुरंत आंसर नहीं आता है, ऐसा थोड़ा सोचना पड़ता है। आप सीरीज का कोई क्वेश्चन भेजोगे तो मेरे को भी सोचना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि ऐसा देखूंगा और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा मेरे को भी सोचना पड़ता है उसके लिए। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं कल भेजता हूँ यार आप लोग को। कल मैं भेजता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर। हाँ गुरु, क्या किए हैं? वेरी गुड, स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड बाई 3। समझ आ रहा है? आप सोचो ना, आप सोच पाओगे उस चीज को। सर 17 का डायरेक्ट किस में मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 867 आ जाए? व्यवहारिक नहीं है सर, ये मत करो, ये काम को करना ही नहीं है काम। 17 का किसी में मल्टीप्लाई करूं जिससे कि आ जाए 867, ये व्यवहारिक काम नहीं है। क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई करने बैठूंगा तो 17 दहाम होता है सर 170। 17 का 20 में गुणा करूंगा तो होता है सर कितना? 340। 17 का 40 में गुणा करूंगा तो क्या होता है? 680। ये तो बहुत आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि व्यवहारिक नहीं है। तो ये तो सोचूंगा ही नहीं सर मैं यहाँ पे कि 17 का किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 867 आ जाए। ये सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाला डेटा जनरली छोटा सा रहेगा। जैसे 92 में 4 का गुणा किए थे आप, तो क्या है सर फिर? अभाज्य संख्या का लॉजिक तो सोचूंगा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। तो 17 दिखा तो मुझे 17 का वर्ग भी दिखा, कितना होता है? 289। ये व्यवहारिक तो है। 17 का क्यूब तो नहीं सोचूंगा सर, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें 17 का गुणा करेंगे तो 3500 के आसपास का डेटा पहुंच जाएगा, व्यवहारिक नहीं है वो। तो 17 का स्क्वायर तक तो फिर भी सोच पा रहा हूं मैं। तो 17 के जगह 17 का स्क्वायर 289, मोटा मोटा समझ आया। अच्छा 289 दिखा तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा कि सर लमसम 300, लमसम कितना? 900। तो 289 में एक बार 3 का गुणा करके देखो तो क्या मिलता है सर? 3 9 27, 3 8 24, 2 26, 3 दूनी 6, 2 8। मिल गया। देखो ये सब डेटा ऐसा जुगाड़ करके अपने पास रख लो कि 17 दिखा तो एक 289 भी दिखा। क्यूब तो मेरे को व्यवहारिक लग ही नहीं रहा है 17 का। तो 17 और 289 मेरे पास है। 17 और 289 से क्या मैं 867 ला सकता हूं? 17 से डायरेक्ट मैं 867 नहीं ला पा रहा हूं सर, ठीक है। तो क्या मैं 289 से 867 ला सकता हूं? इससे तो ला सकता हूं। किसका मल्टीप्लाई करके? 3। तो क्या किया है? 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3। तो यहां पे वही काम देख लो किस में लग रहा है। 11 का स्क्वायर कितना? 121। 121 में 3 का गुणा करने पर 343 नहीं आएगा। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 169 में 3 का गुणा करने पर 676 नहीं आएगा। 21 का क्यूब स्क्वायर कितना? 441। 441 में 3 का गुणा करूंगा तो 879 तो नहीं आएगा।
14 का स्क्वायर कितना 196, 196 में 3 का गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 नवा 27, 1 28, 3 एकम 3 2 5। ऑप्शन डी मैच हो जा रहा है। समझ आ रहा है? इस पे और भी काम कराऊंगा मंडे को। यहीं तक रखते हैं अभी रीजनिंग का लेक्चर को। मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। जो भी डाउट्स हैं, जिन भी बच्चों के सीरीज को लेकर के हैं और भी डाउट्स हैं, मंडे को मतलब आप लोग का संडे को कल मैं भेज दूंगा बना के पूरा। जितने भी डाउट्स हैं कल मैं भेज दूंगा। थोड़ा समय मिल नहीं पा रहा है, कल छुट्टी है, तो कल मैं प्रॉपर देख लूंगा क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्वेश्चन है आपके, कल मैं प्रॉपर देख के बना के भेज दूंगा उसको। उसके बाद भी डाउट अगर रहता है तो मंडे को पूछ लीजिएगा। कल पूरा एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा मैं, ऐसा लिख लिख के। मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं कि वो क्या खोलूं क्या बंद करूं समझ नहीं आ रहा है मेरे को। इतने सारे मैसेजेस हो गए हैं वो, तो कल मैं भेजता हूँ। समय मिल नहीं पा रहा है तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। फिर भी जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, इतना भी बहुत है। जो डाउट्स रह जाते हैं उनको लिख के रखे रहो, उसको मैं बता ही दूंगा। जो डाउट्स अगर रह जाते हैं तो कहीं से क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको लिख के रखे रहो, मैं बता दूंगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल लगभग सारे बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी सीरीज को लेके या गणित को लेके या कोई और चैप्टर को लेके, बहुत सारे डाउट्स जो हैं, जो क्वेश्चंस निकाले हैं कहीं कहीं से और जो नहीं बन पाए हैं, मैं भेजता हूं उसको कल में। कल नहीं होगी, कल एक बार टेस्ट दीजिए आप लोग बढ़िया से पहले, उसके बाद कुछ व्यवस्था करेंगे कि अगले बार से ऐसा कुछ बनाते हैं। कल टेस्ट कितने बजे से आप लोग को? 10 बजे से, 10 से 1 ना, 3 घंटे का रहेगा टेस्ट। ट्राई करिए उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उससे कितने बन रहे हैं। आज वो लड़की एक छवि करके आती है, उसका मैसेज था कि वो कोल इंडिया का पेपर था, वो 3 चैप्टर जो पढ़े थे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला और सीरीज से मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं 3 चैप्टर से थे। उसका मैसेज था कि मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के सर इन्हीं 3 चैप्टर से थे और सारे बने हैं क्वेश्चंस। आज ही पेपर था, मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैं बोला हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं। हर एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, यही चैप्टर्स जो शुरुआत में चल रहे हैं ना, 6 चैप्टर जो चलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं 6 चैप्टर से मिलेंगे। 3 हुए हैं और पूरे संपूर्णता में हुए, कोई पॉइंट छूटा नहीं है, कहीं पे नहीं छूटा है। आप नोट्स पे और प्रैक्टिस शीट पे जितना पकड़ बना सकते हैं बनाइए। जो क्वेश्चंस आपको पीएससी के, सीजीएल के, बैंकिंग, रेलवे के मिलते हैं उसको भेजिए, मैं समय निकाल के बता ही दूंगा आपको। जो भी डाउट रह जाता है, 1-2 प्रश्न नहीं बन रहे होंगे, नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं भेज दूंगा बना के। कल बनेगा, ये लग रहा है थोड़ा कि बनेगा ये। और प्रैक्टिस कराऊंगा एक लेक्चर पूरा 1 घंटे और इसको प्रैक्टिस कराऊंगा मंडे को, यहां तक पढ़ लीजिएगा आप लोग।